How was the schedule like, a day like, how was it? एलन में हमारी क्लासेस नॉर्मली 4 days है, 4 या 5 days अ वीक रहती थी इन अ वीक, और बचा हुआ टाइम मैं सेल्फ स्टडी को डिवोट करता था। और मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करूँ मैं, मतलब सर पढ़ा दिया, अगर आपने घर पे रिवाइज़ नहीं किया तो इट इज़ मीनिंगलेस। सो मैं ट्राई करता हूँ मैं सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखूँ, और मैं नॉर्मली 7 to 8 hours डेली पढ़ता था 2 साल के लिए रेगुलरली, और बस एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रखता था, और सर का एलन का स्टडी मटेरियल इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करता था, और बस उसी को रिपीट करते करते सक्सेस मिला है। नर्वसनेस तो नहीं लगती थी, एंग्जाइटी तो नहीं लगती थी बीच में? थोड़ा बहुत तो है नॉर्मल, बट हाँ कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। हाँ फिर हाँ आई कैन हैंडल इट, मतलब बाद में। दैट्स वेरी गुड इन अ पॉजिटिव वे। चलिए, और अगर एलन की बात करें तो एलन सिस्टम ने आपको किस तरह से हेल्प किया आपको अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाने में, या जो भी स्केड्यूल में, या फिर एक पूरा बैलेंस तरीके से सारी स्टडी कर पाना अच्छे से? एक्चुअली मैं 10th तक काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कभी भी ऐसे टॉपर टाइप नहीं था मैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा एलन का था। एलन काफ़ी बड़ा सिस्टम है, ऑल ऑफ अस नो कि कितना बड़ा सिस्टम है, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, इतनी ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। एलन का स्टडी मटेरियल भी काफ़ी इफेक्टिव मानता हूँ मैं, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, टीचर का सपोर्ट रहता है, कभी आपको लगता है मैं डाउन हो रहा हूँ, रैंक कम हो रही है, तो सर का मॉरल सपोर्ट, सर का हमेशा से बूस्टअप भी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा एलन का मेरे साथ। ओके, so if I ask you, why did you choose Alan for your preparation? Everybody knows Alan की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है because of its results, लगातार कंटिन्यूसली AR 1 2 3 1 2 3, और मतलब और क्वांटिटी विद रिजल्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर मेंटेन्ड बाय एलन। सो हाँ, ऑब्वियसली सबकी चॉइस वही इंस्टीट्यूट होगा जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिजल्ट ला रहा है, और बढ़िया फैकल्टी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैंने भी वही सोचा, और फिर एलन ज्वाइन किया, रिजल्ट आया, तो हाँ। इसे ज्वाइन करने से पहले भी आप फॉलो करते रहते थे एलन में क्या चल रहा है, क्या क्या किस तरह से चीज़ें होती हैं? एक्चुअली मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो हैं वो एलन कोटा के स्टूडेंट हैं, ओके, ही इज़ नाउ परसुइंग MBBS फ्रॉम जोधपुर। सो हाँ, काफ़ी उनसे भी पॉजिटिव फीडबैक मिला, और फिर काफ़ी हाँ एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह एलन ही एलन दिखता है, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, तो हाँ इसलिए मेरी चॉइस रही एलन। सो व्हाट डू यू फील नलिन, व्हाट कंट्रीब्यूटेड इन दिस रिजल्ट, व्हाट यू हैव अचीव्ड रैंक फर्स्ट? मतलब बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, एलन का रहा, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का रहा, फैमिली का रहा, मेरे फ्रेंड्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, डाउट क्लियरिंग और डिस्कशंस आपस में बहुत ज़्यादा, हम लोग आपस में ही डाउट क्लियर कर लेते थे, उसके बाद टीचर्स के पास जाने की नौबत आती थी। एलन में डाउट सेशंस भी काफ़ी इंटरेक्टिव थे, और फ्रेंडली से टीचर्स का जो नेचर है वो काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप डाउट्स आराम से पूछ सकते हो, और सर बहुत हेल्प करते थे, तो हाँ सबका ही सपोर्ट रहा, थोड़ी सेल्फ स्टडी भी रही, और हाँ सबका सपोर्ट से फाइनली एक जने से होता नहीं है, सबका सपोर्ट रहता है, सिस्टम का सपोर्ट रहता है, तब जाके रिजल्ट बनता है, तो मेरे साथ भी वही था। मतलब आप मानते हैं कि एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस और ये सारी चीज़ें मिलाकर ही एक सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है? ऑब्वियसली अकेले से नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो व्हाट अबाउट स्टडी मटेरियल, एलन स्टडी मटेरियल्स, हाउ डिड इट हेल्प यू? जैसे मैंने पहले ही बताया, एलन का स्टडी मटेरियल काफ़ी एक्सटेंसिव, और मतलब स्टिक टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी एंड नीट एंड एम्स लेवल, सो उसको प्रिपेयर करने से आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन, बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस, तो सारे टफ लेवल के सारे क्वेश्चन सब अवेलेबल है उसमें, थ्योरी भी काफ़ी इफेक्टिव है उसकी, और मॉक टेस्ट और जो भी सर का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते थे, मॉड्यूल्स, रेसेस, काफ़ी इफेक्टिव है, सब कुछ कवर्ड है ऑलरेडी, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई बुक रेफर नहीं करनी पड़ती थी, जो मटेरियल मिलता था उसी को मल्टीपल रिविजन्स करके ही, मतलब मैं मानता हूँ सक्सेस मिल सकता है, आराम से अच्छी रैंक निकल सकती है। ओके, और एलन में जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली टेस्ट भी कराए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, सो उसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहता था, और डिड इट कंट्रीब्यूट इन योर सक्सेस एंड इन एनी अदर वे? वेरी मच, मतलब एलन के हमारे नॉर्मली हर 3 weeks में एक टेस्ट होता था, और बीच बीच में भी काफ़ी सारे मेजर टेस्ट, स्कोर, मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट होते रहते थे, ऑल इंडिया लेवल, नेशनल मतलब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका प्रोविजनल रैंक, सब कुछ आपको पता चलता था, आप अपडेट रहते थे कि पोजीशन क्या है उस सिटी में और नेशनल लेवल पे, तो काफ़ी हेल्प रही, और सेम डे हमारा एनालिसिस रिजल्ट सब कुछ सेम डे में अवेलेबल हो जाता था, तो बहुत ईजी रहता था, हम इमीडिएटली हमारे एरर्स भी करेक्ट कर लेते थे, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मॉक टेस्ट वगैरह सब। दैट्स ग्रेट। ओके, सो हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, बी इट कंपटीशन,
प्रिपरेशन की बात करें, किसी भी तरीके के एग्जाम्स रहते हैं तो सभी कहते हैं कि एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी थ्रू आउट दीज ईयर्स? जैसे आप लोगों ने कंपटीशन की बात करी तो हमारे क्लासरूम में काफ़ी कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन था काफ़ी बूस्टअप मिलता है। पहले मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे जब कंपटीशन का लेवल बढ़ा तो मेरी रैंक भी ऊपर हुई, मुझे और मेहनत करनी पड़ी, मुझे लगा मैं अभी स्टैंड उतना और ऊपर आ सकता हूँ, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा वो सब कंपटीशन वगैरह। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी मल्टीपल रिविजन्स करो एनसीईआरटी का, और जो एलन का स्टडी मटेरियल है उस पर बहुत फोकस रखो, ज़्यादा इधर सिलेबस की इधर उधर मत भागो, जो सर टीचर्स बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसी को फॉलो करो और रिपीट करो बार बार, तो वो बेनिफिशियल रहता है। सो योर स्ट्रेटेजी बेसिकली वाज लाइक बी फोकस, जो भी चीज़ें बताई जा रही है। सो इस सारे फोकस के बीच में, स्ट्रेटेजी के बीच में कई बार डल मोमेंट आता है, कई बार आपको ये भी लगता है कि मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, तो हु आर द पीपल दैट यू लुक अप टू? कौन आपकी इंस्पिरेशन है, किसने आपको मोटिवेट किया? सभी लोग मोटिवेट करते हैं, कोई सबका सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स, फैमिली, एलन की फैकल्टीज़, सिस्टम, सबका सपोर्ट रहता है। आपकी रैंक का भी डाउन होती है तो पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, बोले बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और मौका है, आप और अच्छा कर सकते हो अगली बार, तो वो सब सपोर्ट रहता है। और मैं आई ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड मी, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो हाँ, दैट्स गुड, आई ऑल्सो फील दैट। सो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे ये रखें कि आप सबसे इंस्पिरेशन लीजिए, सबके पास कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं, आप सबकी वो इनहेरिट करने की टेंडेंसी रखें और सबसे लें अच्छी क्वालिटीज़, तो सब लोग सपोर्ट ही करेंगे। आप बस अपनी तरह से पूरा देते रहें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती रहें, सबका सपोर्ट अपने आप मिलेगा। ओके, सो अभी एक चीज़ बिल्कुल इन स्ट्रैटेजी, पढ़ाई और सारी चीज़ों से एक अलग क्वेश्चन जो कि आपको देख के, बिकॉज यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग दैट रिजल्ट से पता चलता है, डेफिनेटली यू हैव वर्कड रियली हार्ड। सो इन दिनों में बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़े टाइम के लिए यू फील लाइक कि अरे आपको भी थोड़ा सा कुछ अलग करके कहीं पे माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए, सो व्हाट यू यूज्ड टू डू एंड व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? एक्चुअली जब एलन में टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई हो रही है, बहुत फ्रेंडली वे में जोक्स भी क्रैक करते हैं, फन एंड लर्न। सो काफ़ी अच्छा रहता है एलन में, रिलैक्सेशन तो एलन में ही हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। घर पे आके आपको बस उसको रिवाइज करना रहता है, टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि याद भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहती है सेशंस क्लास के। तो वो रिलैक्सेशन के लिए पेरेंट्स से बात कर लेता था मैं, भैया फ्रेंड्स से बातें कर ली, तो वो सब रिलैक्सेशन हो जाता था। और आपका एम रहता है तो वो अपने आप ही इतना आपको फील नहीं होता। ओके, सो इस सारे दौरान आप कहाँ रह रहे थे? मैंने एलन की जयपुर वाली ब्रांच ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं वहीं पे रह रहा था रूम लेके। तो वहाँ पे हमारी क्लासेस रहती थी, तो वहाँ पे रूम लेके रहता था, मेरा फ्रेंड भी रहता था मेरे साथ, हम लोग साथ में ही खाना वाना खाना सब साथ में करते थे। तो हाँ, मतलब इतना इजीली सब काम हो गया, एलन का शेड्यूल इतना टफ नहीं रहा मेरे लिए, आराम से मैं मैनेज कर पाया। फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब सारी चीज़ें अलाउड थी या मैंने खुद से ही नहीं लिया फ़ोन, सोशल मीडिया में खुद ही अवॉइड करता था। मैं मानता हूँ अभी हम 11th-12th में, अभी तो मैच्योर नहीं है कि हमें समझ में आए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अभी हम छोटे हैं तो अभी हमें अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, नेट पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसका भी यूज़ तो काफ़ी है लेकिन मिसयूज़ थोड़ा और ज़्यादा है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सबको कि 11th-12th आप स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ये अवॉइड ही करें। और आपके पास स्मार्टफोन नहीं था? मतलब नहीं, मेरे पास नॉर्मल कीपैड बेस्ड फ़ोन था, जिससे मैं पेरेंट्स से कांटेक्ट करता था और मेरे फ्रेंड से डाउट पूछ लेता था। कभी फील नहीं हुआ दूसरे लोग को यूज़ कर रहे हो, आपको भी करना चाहिए? एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सबके पास ऐसा ही था, सब फोकस थे, तो सब टीचर्स भी यही बोलते थे, खुद को भी मुझे यही लगा। तो हाँ, इतना कभी नेसेसिटी फील नहीं हुई और सब कनेक्टेड रहते थे लोगों से अपने आप ही, तो ज़रूरत फील नहीं हुई सोशल मीडिया। दैट्स रियली अमेजिंग। सो अभी की बात करें अगर, सो अभी कैसा लगता है? मतलब टॉपर हो गए, फर्स्ट रैंक आया नीट 2019 में, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू, एवरी इंस्टीट्यूशन, मीडिया हाउसेस, रिलेटिव्स ऑफ कोर्स। सो हाउ डज इट फील्स एंड हाउ डिफरेंट इट इज़ लाइक टॉपर और जब आप टॉपर नहीं थे, जब रिजल्ट नहीं आया था? हाँ, एक बार फीलिंग आती है टॉपर, मतलब ये सोचने में आती है, बट इट्स नॉर्मल, मतलब आपका एनवायरनमेंट वही रहता है, आपका शेड्यूल भी वही रहता है, तो हाँ इट फील गुड। बट अगर कोई 1-2 नंबर से आप पीछे रह रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप भी कोप अप कर सकते हैं, अपने आगे और अच्छा कर सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम नहीं है अभी लाइफ में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, टॉप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें, आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ। तो हाँ, अच्छी फीलिंग तो है, बट
हाँ, इट इज़ फॉर अ मोमेंट, नाउ आई एम एंजॉइंग इट, बट बाद में इट विल बी नॉर्मल अगेन, सो हाँ, इट्स फाइन अभी। That's very sorted and down to earth answer. Okay, so if I ask you, there are so many people, as I talked earlier, initially जब हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जो कि अस्पायरिंग है, कुछ उनको भी क्लियर करना है नीट और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा ऑल द टाइम, लाइक बीट पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स अच्छे थे। तो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि अस्पायरिंग मेडिकल जो करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 11th-12th या फिर कहीं और से चालू कर रहे हैं, जिन्होंने भी कोई कोचिंग वगैरह कुछ गाइडेंस अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रखी, तो आप लोग स्टिक करें एनसीईआरटी पे मेनली, क्योंकि नीट का पेपर मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। आप उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए, और सपोर्ट के लिए पेरेंट्स हैं आपके पास, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें। और ज़्यादा इधर उधर की बुक्स मत रेफ़र करिए आप, जो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है इसी को फॉलो करिए, और ज़्यादा मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स करने से बेहतर है आप एक ही चीज़ को स्टिक करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत फोकस रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करें, टॉपिक वाइज पेपर्स होते हैं वो सब आप रिपीट करें बार बार, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। मैंने भी किया था, बहुत क्वेश्चंस रिपीट भी हुए इस साल, तो वो सब जिनके पास कोई अभी कोई टीचर्स या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक रखें। ओके, और इन बिटवीन वो स्पोर्ट्स के लिए, जैसे आपने बताया आप ब्रेक लेते थे, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना मैं टेबल टेनिस खेलना पसंद करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं बिलियर्ड्स भी खेलता हूँ। तो क्या ज़रूरी है बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टाइम आउट लेना उसके लिए, और थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए? बिल्कुल, 2 साल आपको पढ़ना है, आपसे पढ़ाई तो कर नहीं सकते, और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत जल्दी, आप 11th में या रेस से आउट हो जाओगे, तो आप स्ट्रेटेजी अच्छे से करिए। हाँ, तो आपको रिलैक्स, सबका अपना अपना तरीका होता है रिलैक्स करने का। कोई म्यूजिक सुन के रिलैक्स करता है, कोई मूवीज़ देख के रिलैक्स करता है, कोई कैसे रिलैक्स करता है, कोई स्पोर्ट खेल के रिलैक्स करता है, तो अपना अपना तरीका बनाएं, पर उससे पढ़ाई को इफेक्ट मत होने दें। 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप आराम से स्पेयर करें, बट आपकी जो स्टडी आवर्स है वो मेंटेन रहे। 7 to 8 आवर्स पढ़ते हैं, 7 to 8 आवर्स पढ़े, 5 to 6 आवर्स पढ़ते हैं, पर जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़े ही, मतलब सिटिंग तो आप मेंटेन रखें अपनी, और चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, वरना आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, सो नलिन, अगर मैं पूछूँ ऐसा कोई सवाल है जो रह गया हो, कुछ आप और चीज़ ऐसी है जो कहना चाहते हो उन सभी एस्पिरेंट्स को जो कि लुक अप टू यू नाउ, एवरी लाइक आप सभी के घर घर में पहुंच चुके हो, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, यू आर लाइक ऑल अराउंड एवरीवेयर, सो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो रह गई है हमारे सवालों में और आप उनसे कहना चाहते हो? मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को कि आप एम बना के चलें स्टार्टिंग से। ये मत सोचें कि मुझे तो बस नीट क्लियर करना है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा, ये मत बनाइए। आप एम बना के चले, मुझे अच्छे रैंक से क्लियर करना है, तब आपकी एफर्ट भी उसी लेवल का रहेगा, तब जाके आपको कुछ एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप एक स्टार्टिंग से एम बना के चलें और उसी लेवल की तैयारी करें, क्योंकि पेपर के टाइम पे क्या होगा आपको पता नहीं, कैसा पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, आपको पता नहीं है। तो आप तो अपनी तैयारी पूरी रखें, जो सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है उसे पूरी तरह से तैयार रखें, और अपना 100% दें। बाद में जो होगा अच्छा ही होगा, और एक्सेप्ट करें उसे आइडियली पूरा अच्छी तरीके से। That's really amazing and thank you so much for talking to us, और इतनी सारी चीज़ें और इतने कंफर्टेबली सारी चीज़ें बताने के लिए, ओपनली बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये था कि मतलब जो कैसा डिफरेंस महसूस होता है पहले एक रिजल्ट आने से पहले और एक टॉपर बनने में, मतलब कितना डिफरेंस महसूस हुआ कि लाइफ कैसे चेंज लगती है? जैसे नीट का तो सीबीएसई ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर से दोनों दे देता है। हाँ। तो फिर तो पता था कि मेरे 691 आ रहे हैं, तो 691 पे तो लास्ट ईयर 5th रैंक थी, तो मुझे लगा था कि हाँ टॉप 5 में तो आ जाएंगे। पर अचानक से जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन देख रहे मेरी AIR 1, तो वो तो बहुत अलग सा एक्सपीरियंस लगा। क्योंकि थोड़ा तो आपको उस वक्त लगा होगा कि रैंक 1 आ सकती है, चांस। फर्स्ट रैंक मतलब एग्जैक्ट श्योर तो नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता ना, क्योंकि लास्ट ईयर 697 के ऐसे भी कुछ साइट पे दिखाते रहते हैं कि हाँ यहाँ से 705 आ रहे हैं, यहाँ से 690 कुछ दिखाते रहते हैं। तो लगता था कि हाँ बाकी बच्चों के भी तो मेरे से ज़्यादा आ ही रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं पूरा देखूं जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ ऐसी हिट करा जिसने आपको ऐसे प्रेरित किया कि मैं बहुत अच्छी रैंक ला सकती हूँ? ऐसा कब लगा आपको, ऐसा मोमेंट कब आया? जब मैं आकाश का टेस्ट देती थी, तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज,
तो उसमें जब मेरी रैंक एक बार आई थी फर्स्ट रैंक, तो उस टाइम मुझे लगा था अच्छा मेरी अगर 20-30,000 में फर्स्ट रैंक आ रही है तो अगर मैं बहुत मेहनत की तो मेरी तो अच्छी रैंक आ जाएगी। तो उस टाइम मैं मतलब ऐसे ऐसे अगर टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक आती थी तो उससे मैं बहुत मोटिवेट होती थी कि हाँ अच्छा कर सकते फाइनल एग्जाम्स में भी। ये कौन सी क्लास में हुआ था टेस्ट? ये होते रहता है 11th-12th में। अच्छा 11th-12th हाँ। तभी आपकी फर्स्ट रैंक आ गई थी? तभी आप एक बार दो बार आया था एक दो बार। और ऐसे जब हम तैयारी कर रहे होते तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे भी आते हैं जब लगता है कि यार मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, ऐसे कोई मोमेंट याद आ रहे हैं जब आपको? मेरे बहुत कम, एक बार मेरे मार्क्स 580 के आसपास आई थी, उस टाइम तो लगा था कि मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और भी बीच बीच में जब लास्ट के जब मेरा बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उस टाइम बहुत सारे मॉक टेस्ट देती थी, तो उसमें तो बीच में ऐसा होता था कि 3-4 टेस्ट में मुझे लगातार 650 से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं था। मुझे लगता था मेरा तो यहीं पे अटक जाना है फाइनल में भी। पर तो तब पापा से डिस्कस करती थी जब इतना कम स्कोर आया था तब उस टाइम तो पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, सब कहती थी कि पूरी 2 साल पूरा डेडिकेटेड रह के पढ़ी हो, माता रानी भी तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने में बहुत तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। उस टाइम फैमिली बहुत सपोर्ट तो मतलब भगवान का बहुत रोल रहा है, मतलब हाँ मेरे लाइफ में तो बहुत पूजा वगैरह काफी, माता जी का स्पेशली। हाँ बहुत। अच्छा कुछ हॉबीज भी रही होगी, मतलब हर वक्त पढ़ नहीं सकता आदमी, कुछ समय होता है जिस अपना समय निकालना होता है या जिससे थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए, तो ऐसे समय कैसे आप क्या करना चाहते प्रेफर करते? 10th से पहले तो मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था। हाँ तो 10th में आप उससे पहले टीवी में ज्यादा क्या देखना पसंद था? मुझे तो सब कुछ जो भी आ रहा है वो सामने देख लो। अच्छा खो जाने का मन, मतलब उसमें खो जाते थे देख देख के? ऐड भी इतने इंटरेस्ट से देखती थी, मेरी दीदी कहती थी तो कुछ भी देखती है, प्रचार भी देखती रहती है दीदी। उसके बाद लेकिन 11th-12th में मुझे लगा कि नहीं ये 2 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टाइम तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर टीवी तो छोड़ दी थी बिल्कुल भी। और बाकी अगर कभी कभी वो जब दिमाग बहुत थक जाता लगता था कि अब सैचुरेट हो गया अब नहीं पढ़ा जाएगा, फिर उस टाइम अपने घर पे अपने दीदी से भैया से सबसे बात करके मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट फील होता था। अच्छा बहुत बढ़िया। तो और वैसे कुछ नहीं खेलना या ऐसा कुछ मूवी देख ली या ऐसा कुछ? नहीं कुछ खास तो नहीं खेली इस 2 साल में। अब खेलने का मन है काफी? हाँ अब तो क्या। अच्छा इसमें जैसे आपके ब्रदर और सिस्टर IIT में रहे हैं तो इससे आपको क्या हेल्प मिली, मतलब वो बीइंग एन IIT इन योर? वो लोग मुझे हमेशा बताते रहते थे कि बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे अगर कभी मेरा टेस्ट में कम मार्क्स आता था तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, तो उस टाइम वो बोलते थे कि ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर टेस्ट में तुम्हारा ही अच्छा है। और भी बहुत सारा टाइम जैसे मुझे बहुत सारे डाउट्स आते रहते थे, तो मेरा भैया तो जस्ट IIT किया था, तो उस टाइम उसे सारी फिज़िक्स तो बहुत अच्छे से याद थी, तो फिज़िक्स के बहुत सारे डाउट्स बता देता था। और बाकी मेरी दीदी भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मतलब सभी एज से गुजर चुके थे तो मुझे बहुत सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता था, बाकी डाउट ये सब का तो मिलता ही रहता था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर टॉपर का एक स्ट्रेटेजी और एक अप्रोच डिफरेंट होता है, तो सब टॉपर का एक डिफरेंट तरीका होता है किताब को पढ़ने का या लेक्चर अटेंड करने का, नोट्स बनाने का, तो आपका कुछ ऐसे डिफरेंट तरीके से आपने कुछ तैयारी करी थी, कोई खास स्ट्रेटेजी या खास स्कीम? जैसे बायो का अगर बात करें तो बायो में तो मेरे सर बोलते थे कि हर लाइन से वो क्वेश्चंस बनाते, तो जैसे मैं एक पैराग्राफ पढ़ती थी फिर सोचती थी कि वो कहाँ से छोटे छोटे वर्ड्स को वो लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो बायो तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा NCERT पे फोकस की थी, तो बायो के लिए तो वही हर लाइन हर पैराग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ती थी और सोचती थी कि इससे वो लोग क्वेश्चन बना सकते, इस टाइप में सोच के बायो बेसिकली पढ़ी। क्वेश्चन किससे फॉर्म हो सकता है, हाँ, ये सोच के आपने पढ़ा हर बार बैठ के, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इससे मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुआ, मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी मुझे लगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन तो सोची थी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा आया, ऐसा मुझे बायो में लगा था। और बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस बहुत की, फ़िज़िक्स के लिए कुछ रेफरेंस बुक भी की थी, जैसे DC पांडे HCV ये की थी, और NCERT तो की ही थी। बाकी जो केमिस्ट्री है तो उसमें मुझे ऑर्गेनिक में 11th में तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ढंग से वो लास्ट का टॉपिक होता है तो थोड़े फास्ट हो जाता है। हाँ। तो उस टाइम पे MS चौहान की थी ऑर्गेनिक के लिए, बाकी ऑर्गेनिक के लिए तो NCERT भी मतलब नेम रिएक्शन इन सब के लिए तो सही होता है, और इनऑर्गेनिक के लिए तो बहुत NCERT पे फोकस की।
और बाकी फिजिकल तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ी, क्योंकि फिजिकल बेस मतलब कंसेप्ट तो एनसीईआरटी के होते हैं, पर वो लोग थोड़े और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और बाकी जो एम्स के लिए मेरा जीके का था, तो उसके लिए तो एम फॉर एम्स की जो साइट है उस पर बहुत सारी पीडीएफ आती रहती है जीके की पर मंथ, तो वो देखती रहती थी। और उसके बाद एडजेसेंट रीजन जो कि अलग एक एम्स में पूछा जाता है, तो एडजेसेंट रीजन के लिए भी एम फॉर एम्स का अच्छा होता है, वो फॉलो की थी। मतलब वो बना के मुझे लगा कि हाँ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे सुनती थी कि एम्स में आता है, तो वो बनाई थी। और बाकी भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती थी जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सब वीडियोस देखती थी थोड़ा बहुत। एक आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि आप जो अगले साल 2019 में जो आप नीट देंगे उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है कि क्या करना चाहिए और क्या बेहतर रहेगा उनके? मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हार्डवर्क और बस पढ़ाई 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 सोचना ही, मुझे लगता है मतलब सोचना ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई को बहुत टाइम दी, इसलिए शायद माता रानी भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए मुझे इतनी बड़ी सक्सेस दे दी। तो मुझे लगता है कि इंसान को हार्डवर्क करना चाहिए, वो अपने आप को जितना डेडिकेट कर सकते हैं, जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं उतना उन्हें देना चाहिए। अगर कभी एग्ज़ाम्स में कम नंबर आ रहे तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे से नहीं होगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ 2 ईयर बहुत हार्ड वर्क करना है। कैसे हम लोग को ये क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को मिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन विद अस वी हैव ऑफ मोनिका शर्मा। सो इन्हें पूछा है कि भैया ऑर्गेनिक बड़ी टफ लग रही, एनसीईआरटी के बाहर से कई क्वेश्चन आते हैं, प्लीज हेल्प। सो नवदीप क्या लगता है कि ऑर्गेनिक के लिए अभी लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? यार ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ तो है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक। और जो ऑर्गेनिक है उसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लाइक अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो सवाल कहीं से भी हो आप कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ आप उसमें से आंसर बना लेंगे। और एक तो अपने ऐसे रिवीजन करिए बार बार, ऑर्गेनिक के जितनी भी रिएक्शंस हैं, खासकर जो नेम किसी के नाम पे जो रिएक्शन दी हुई है उनको बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। और दूसरा जो भी सब्जेक्टिव बुक्स हैं +1 की +2 की, उनके पीछे कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस दी होती हैं कि एक प्रोडक्ट से दूसरा कैसे बन सकता है, तो वो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो अगर मैं इसको सम अप कर दूं तो क्या कर सकते हो? जैसा मैंने बताया कि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पिछले एक सेशन में बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, वो भी आप देखिएगा। सो नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी इज बाइबल, ठीक है, मैं राइट? एनसीईआरटी बाइबल है, ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो नेम्ड रिएक्शंस आपको करना है। और जिन लोग को प्रॉब्लम हो रही है इसमें, सो उसमें क्या करो, एनसीईआरटी के ही पीछे कुछ कुछ कन्वर्जन्स के रिएक्शन दिए हैं। सो अगर आप ट्राई करो कन्वर्ट करने का, तो आपके दिमाग में खुद एक कंसेप्ट बनेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कैन डू। मैंने जिसको सम अप किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑफ अंशु पाठक, जिसने मैसेज लिखा है कि भैया आपने बोला जिनका प्रिपरेशन 0 है वो भी लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या सच में हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। सो नवदीप क्या लगता है कि क्या लास्ट मंथ में भी 0 प्रिपरेशन या बहुत कम प्रिपरेशन, जो कि जो लोग बोर्ड्स दिए हैं, या फिर जिन लोग की बहुत कम प्रिपरेशन है, उसके साथ भी क्या अच्छा किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है। यू नीड टू बी रियली मोटिवेटेड फॉर इट। और अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप लगे रहिए और बार बार रिवाइज कीजिए जितना कर सकते हैं आप, जितना आपने अब तक किया है थोड़ा बहुत से थोड़ा एडिशन कीजिए, थोड़ा ऐड कीजिए। और दिन ब दिन आप ट्राई कीजिए कि आप बेहतर हो जाएं, कि हर दिन आपका पिछले दिन से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हर रोज ज्यादा मेहनत करें और इसी तरह से फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो जैसा कि नवदीप मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि अभी भी कर सकते हैं। जो मुझे लगा कि लोगों को दिक्कत जो आ रही थी कि यार उसमें एक तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब आप 0 प्रिपरेशन पे होते हो, और फिर लोग अनफोकस्ड और इधर उधर भागने लग जाते हैं। जैसे मैंने तो सिंपल सी ये चीज बोली नवदीप कि यार जैसे यार फिजिक्स 180 नंबर का है और उसमें मैक्सिमम 130-140 तक स्कोर कर सकते हो यूजुअली लोग, ठीक है। बायो 360 नंबर का है और उसमें आप आराम से 300 स्कोर कर सकते हो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़े हो। सो अभी टाइम है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें। और अगर आपने जैसे मैं आपको ये चीज, मैं अभी नवदीप से बात कर रहा था
सो वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि कैसे हम लोग सेशन बनाए। सो जस्ट हम लोग जैसे ये चीज बात की कि तवदीप का नीट 2017 में फिजिक्स में 180 था ना, राइट? 180 आउट ऑफ 180 था, परफेक्ट स्कोर था, ठीक है। सो मैंने बस सीधी बात ये बोली कि यार अगर आपका 180 है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी मान लो 180 है, ठीक है, और बायो में आपके बहुत कम नंबर है, 200 नंबर, तो आपका टोटल स्कोर 540 हुआ, ठीक है। यही अगर आपने कुछ ऐसा किया कि आपकी बायोलॉजी में ज्यादा नंबर, जो कि बहुत आसान है फेच करना, ठीक है, और केमिस्ट्री में रिलेटिवली कम है, फिजिक्स में और कम है, तब भी यार आप अगर वेटेज डबल है बायोलॉजी की तो आप कर सकते हो यार, लेकिन बस सिलेक्टेड अप्रोच करनी है। मैंने एक सेशन भी बनाया क्रैक नीट इन 1 मंथ स्ट्रैटेजी, प्लस मैंने टेस्टिमनीज भी आपको बताई है कि जिन लोगों को हेल्प हुआ 100 150 नंबर बन गए जिनके टेस्ट हम लोग की स्ट्रैटेजी से, ठीक है। सो किया जा सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑफ निशाश्वर नू, जिसने लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द पेपर। सो क्या लगता है नवदीप, अगर तुम कैसे करते थे यार फिजिक्स, मतलब 180 नंबर लाया तुमने, 180 में से हाउ डिड यू जस्ट अटेम्प्ट द पेपर? यार मेरा तो सीधा सा अप्रोच था कि सबसे पहले तो फिजिक्स से प्यार करो थोड़ा सा जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आपका डर निकल जाए बिल्कुल ही। फिर जब आप एग्जाम में जाते हो तो डेफिनेटली सारे जो सवाल होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते, कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, कुछ आपने पहले देखे भी हुए होंगे, कुछ बिल्कुल ही नए होंगे। तो आप क्या करो कि आप पहली बार जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये शायद इस तरह से हो सकता है, तो आप वो ट्राई करो। अगर आपको कुछ आंसर बन रहा है, आप किसी तरफ पहुंच रहे हैं, कुछ 2 स्टेप में होते हैं, कुछ 3 स्टेप में होते हैं, अगर आप कहीं पर पहुंच रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप कहीं आपको कोई बिल्कुल क्लू नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, तो आप उसे मार्क करो, अभी के लिए छोड़ दो और आगे बढ़ो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। बिल्कुल सही है। और एक और काम कर सकते हैं, कुछ कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें बहुत बड़े बड़े, उसमें जिसमें पैराग्राफ टाइप बहुत बड़ा होता है, तो उससे पहले जब जो छोटे छोटे लग रहे हैं वो भी जिन टॉपिक से जो कि आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको आप आइडेंटिफाई करके करो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, करीब 45 क्वेश्चंस में 60-70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल कंसेप्ट पे आ जाते हैं और फॉर्मूला बेस पे भी बहुत होता है। तो वो अगर आप आराम से हिट कर लो तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, दूसरी बात आपको टाइम मिल जाएगा बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फिजिक्स। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है दिव्या सहारन का, ठीक है। सो व्हाट ही सेड इज कि सर आई एम एन एलन करियर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट, माई प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई सॉल्व प्रीवियस ईयर्स नीट पेपर in a time limit, my score is always 550 or even 600 plus sometimes, but in LN major test I could hardly score 400 marks. Please tell what could be the reason. Am I not prepared for NEET 2019 yet? Please reply. I am really depressed. So क्या लगता है नवदीप कि एक बच्ची है जिसका करीब करीब मार्क्स जो वो सॉल्व कर रही है, घर में सॉल्व कर रही है नीट के पेपर, जैसा मैंने आपको बताया, सो इट इज 550 600 के प्लस भी आ जा रहा है, लेकिन यार जब वो एलन के मेजर टेस्ट पेपर दे रही है तो उसके 450 प्लस आ रहा है। सो व्हाट कैन बी द रीजन, क्या लगता है तुम्हें? एक तो सबसे पहले जरूर डर होगा आपके मन में, जिस वजह से आप जब टेस्ट के अंदर एक्चुअली में बैठते हैं तो आपके कुछ ना कुछ आप गलतियां करते हैं, कुछ आप भूल जाते हैं, और घर पे आप बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्व करते हैं पेपर को, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। एंड सेकंड जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि यार देखो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है, जिससे कि आप जो असली पेपर वो आसान होगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से आपके थोड़े मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो यार, जो नीट का जो है पेपर, यार असली पेपर तो वैसे ही आएगा ना, लेकिन अगर आपने वैसे कंपोस्ट और काम कंपोस्ट रह के नीट का पेपर भी दे दिया, सो डेफिनेटली आपके यार मार्क्स अच्छे ही आएंगे जितने आपके अभी आ रहे हैं 550 प्लस और 600 प्लस। अगर असली में आ गया तो बहुत अच्छा है यार, ठीक है। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। देन वी हैव अ क्वेश्चन शैलका वाली, ठीक है। सो इन्होंने जो क्वेश्चन है इनका, सर इज ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वी शुड स्टडी अदर मटेरियल्स? सो क्या लगता है नवदीप? एनसीईआरटी बहुत बहुत सफिशिएंट है। अगर आप उसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें समझें, इनऑर्गेनिक के अंदर तो खास करके, तो आप आराम से हर सवाल, ऑलमोस्ट हर सवाल सॉल्व कर लेंगे नीट के अंदर। वही मेरा भी कहना है यार, इवन जेईई मेंस तक जो होता है आपके यार एनसीईआरटी सफिशिएंट, क्योंकि उससे बाहर यूजुअली नहीं पूछता, लेकिन यार आपको उसको लाइन टू लाइन पढ़ना, जो जो मुश्किल लग रहा है उसको मार्क करते जाओ, जैसा फाइनली जब रिपीट रिवीजन करो तो आपके आंखों के सामने से वो कंसेप्ट चला जाए, ठीक है। सो दिस यू शुड डू। उसके बाद वी हैव अ क्वेश्चन
और ये बहुत ये साक्षी प्रिया ने पूछा है क्वेश्चन. सो वी हैव दिस क्वेश्चन इज कि इन व्हाट सीरीज शुड वी सॉल्व द नीट पेपर, बायो फर्स्ट और फिजिक्स फर्स्ट? सो नवदीप तुम क्या करते थे? मेरा पैटर्न तो बहुत ही क्लियर था कि बायो फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड एंड केमिस्ट्री एट लास्ट. क्योंकि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी केमिस्ट्री से ज्यादा, तो मैं फिजिक्स को पहले कर लेता था, केमिस्ट्री को लास्ट में. बायो को सबसे पहले ही करो क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और टाइम कम लगता है पेपर सॉल्व करने के अंदर. तो बाकी जिसमें आप कंफर्टेबल आप वैसे करो. और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यही करते हैं कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में फिजिक्स. सो वही है कि यार अब जैसे फिजिक्स में स्कोर भी परफेक्ट था 180 by 180. सो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फिजिक्स, इसलिए इसने पहले मतलब बायो के बाद फिजिक्स की. वैसे जो हम लोग किया करते थे, मैं भी जैसे जो किया था, पहले बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको जब टाइम मिलता है और तो आप आराम से अच्छे से कर पाओगे. सो ये मैं सजेस्ट करूंगा. बट अगर तभी आपको बहुत अच्छी है फिजिक्स, ठीक है, आप यार 150, 160, 170 ला रहे हो, तो यार फिर आप डिसाइड करो कि आपको कैसे करना है. लेकिन आपके कम मार्क्स हैं, सो पहले बायोलॉजी करनी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करनी है. ठीक है. सो इसके बाद वी हैव द लास्ट क्वेश्चन कि सर मैं क्लास 11th में हूं एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट. माय फिजिक्स टीचर बोल रहा कि जेई एंड आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इज इट नेसेसरी? सो क्या लगता है? ये आनंद देवनाथ का क्वेश्चन है. सो जेई के क्या तुमने किए थे? मैंने तो किए थे, बहुत अच्छे से किए थे, सारे के सारे जितने मुझे सवाल मिल रहे थे मैं कर रहा था. बट अभी क्योंकि 1 महीना ही रह गया है और आपकी बहुत ही फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि आपको क्या करना है और अभी क्या नहीं करना है. और जो जरूरी चीजें हैं, खासकर जो मेडिकल में आ चुके हैं सवाल, पहले वो अपने पक्के कीजिए, पहले अपने उसके बारे में श्योर हो जाइए कि आपको वो आते हैं. अगर आपको पता है कि हाँ आपको वो आते हैं, आपको कई बार कर चुके हैं, तो फिर आप जा सकते हैं आईआईटी जेई वगैरह के लिए. सो मतलब कि यार जब अगर हम लोग का कंसेप्ट अगर क्लियर है इधर मेडिकल साइड में, तभी जाना है. ऐसे हम लोग को आई थिंक वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ नीट इटसेल्फ. क्योंकि जो नए पेपर हैं, जो नीट का पेपर आने भी वाला है, उसमें यही होता है प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट रिपीट होते हैं. सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. आप तुम्हारा क्या कहना है इस पे कि यार प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे पर? प्रीवियस ईयर के पेपर तो डेफिनेटली मस्ट है, करने ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने मत करना. मतलब 25 साल पुराने पेपर उठा के करने का भी कोई फायदा नहीं है. क्योंकि उसके बाद से तो पैटर्न चेंज हो गया. बिल्कुल. और अभी आप लास्ट के 10 ईयर के उठा लीजिए. 10 ईयर के इनफ रहेंगे और वो आप कीजिए, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, क्योंकि उसी पैटर्न पे अगला पेपर भी आएगा. तो अगर आप बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. बिल्कुल सही है. और हम लोग ने जैसे एक प्रेप ऑनलाइन ऐप भी जो डिजाइन की थी एम फॉर एम्स के साथ कोलैबोरेट करके, उसमें भी हम लोग ने वीडियो एक्सप्लेनेशन विद इन 3 आवर्स दिया है, वो भी आप देख सकते हैं. ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा वैसे नीचे. सो वी थिंक यार इसमें जो भी हम लोग ने बताया उसमें आप लोग की हेल्प हुई होगी. और जो हम लोग ने बताया था टेलीग्राम का ग्रुप, नाउ ओवर 5000 पीपल हैव जॉइंड अस इन टेलीग्राम. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है. क्योंकि जैसे जो हम लोग माइंड मैप्स पोस्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, क्योंकि मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूं आपके, और उसमें वही चीज लिखी है कि ऐसा लगता है कि एक मेरे पास कमेंट आया था नवदीप कि व्हेन आई सॉ योर माइंड मैप्स इट वाज जस्ट लाइक द एंटायर चैप्टर ऑफ जो चैप्टर था वाज फ्लोटिंग इन माय माइंड. सो वही मजेदार बात है यार कि अभी जो है अगर हम लोग फोकस्ड अप्रोच रखें तो किया जा सकता है, और हम लोग तो हेल्प कर ही रहे हैं आपकी. टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया देखिएगा एक बार. ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने माइंड मैप्स दिए हैं, और हम लोग यूट्यूब पे आपकी हेल्प कर ही रहे हैं और करते रहेंगे. और डेफिनेटली आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, अपना 100% देना है. अच्छा होगा, अच्छा क्यों नहीं होगा, अपना समय का पूरा यूटिलाइजेशन करना है. और डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू फाइंड इट सुटेबल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.